सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से, आंखों में तेरी अजब सी गजब सी अदाएं हैं। ये दोनों गाने सुने हैं क्या आपने? ओहो सर, हमें तो लग रहा था कि कोई रोमांटिक सीन चल रहा है, जहां पर सर किसी को निहारते हुए उसकी तारीफ में चार शब्द कहने के लिए गानों का प्रयोग कर रहे हैं। हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा था सर, पर आपने तो हमसे ये पूछ लिया कि ये गाने सुने हैं या नहीं सुने। सुने ही है ना सर, गानों के बिना किसको चैन पड़ता है? सभी ने गाने सुने हैं सर। चाहे फिर वो आंखों में तेरी अजब सी गजब सी अदाएं हैं, या फिर वो सुरीली अखियों वाला है। और कोई गाना सुना है आंखों से रिलेटेड? आप लोगों ने सोचो सर, वो भी तो सुना है। ताकते रहते तुझको, ताकना आंखों का काम है, तुम्हें जो मैंने देखा आंखों का काम है। वेरी गुड। और कुछ? सर हाँ, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। अरे ये इसी का तो है, ताकते रहते तुझको। कुछ नया बताओ। सोचो सोचो, आप भी सोचो। आप क्या कर रहे हो? क्या कह रहे हो? अखियों से गोली मारे लड़की कमाल की। अरे माना बैक बेंचर हो, कोई रोमांटिक सॉन्ग बताओ भाई। आप बताओ, मैं भी सोचता हूँ। हाँ ये सॉन्ग अच्छा है, ये सॉन्ग अच्छा है। आंखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं। तो बेकरार क्यों बैठे हो? मैं डुबाता हूँ ना आंखों में। चलो मैं डुबा देता हूँ आंखों में। आंखों में डूब जाने को, जैसा कि मैंने देखा कि आप आंखों में डूबने को बेकरार बैठे हो, तो क्यों ना मैं आपको आंखों में डुबा दूं और आंखों की स्ट्रक्चर बता दूं, आंखों के फंक्शन बता दूं और आंखों के डिसऑर्डर्स बता दूं। जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, चाहे वो किसी डिजीज की वजह से हो रहे हैं, चाहे वो किसी कारण की वजह से हो रहे हैं, आई बॉल के साइज को बढ़ने की वजह से, आई बॉल के साइज के छोटे होने की वजह से, कॉर्निया के खराब होने की वजह से, जो भी डिसऑर्डर होते हैं आंखों में, वो सारे डिसऑर्डर पड़ेंगे। और हम देखेंगे कि आंखों में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है। क्या आंखों में कॉर्निया होता है? क्या आंखों में प्यूपिल होता है? क्या आंखों में आइरिस होती है? और इनका काम क्या होता है? ये जो कोरोइड आंखों में है, इसका क्या काम है? मतलब आपको ये पता तो लग गया कि आंखों में कई तरह की स्ट्रक्चर होती है, जैसे सिलेरी बॉडी, आइरिस, कोरोइड, थिक कोरोइड, थिन कोरोइड, कई तरह के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे आईज में। अब इन स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है, किस तरह से ये सारे स्ट्रक्चर आंखों के काम करते हैं, और हमारी आंखों का फंक्शन क्या है, वो सब आज हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो आज हम डिटेल स्टडी करेंगे ह्यूमन आई की। आंखों का दीदार करेंगे। क्या करेंगे? आंखों का दीदार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर तभी मैं सोचूं कि आप गाना क्यों गा रहे थे। अब हमें क्लियर हुआ कि आपका गाना तो सिर्फ एक बहाना है, असल में आपको तो आंख पढ़ाना है। ठीक है, मुझे आंख ही पढ़ाना है। चलिए आंख को देखते हैं। तो जब मैं मेरी आंखों को देखूंगा, तब मुझे पता लगेगा कि मेरी आंखें जो है स्कल में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? स्कल में। क्या बात है सर, हमें तो लगा था घुटनों में मिलती है। अरे सर ये बात तो सभी को पता है कि आंखें जो होती है स्कल में होती है, पर स्कल में भी कहाँ पर? स्कल में ये जो ऑर्बिट होते हैं ना, ये जो गड्ढे आपको दिखाई देते हैं, इनको कहते हैं ऑर्बिट। इस ऑर्बिट के अंदर, ये जो ऑर्बिट आपको दिख रहा है, ये जो ऑर्बिट आपको दिख रहा है, तो इन ऑर्बिट्स के अंदर आपकी आई बॉल प्लेस होती है। आपकी आई बॉल कहां पर होती है? इन ऑर्बिट्स के अंदर होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आई बॉल कहां पर होती है, तो आपको क्या बोलना है? हमारा जो स्कल है, उस स्कल में जो ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट के अंदर आई बॉल्स होती है। और आई बॉल्स जो होती है, उसका शेप होता है स्पेरिकल। कैसा शेप होता है उसका? स्पेरिकल। और इसका जो डायामीटर होता है, हमारी जो आई बॉल का डायामीटर होता है, वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारी जो आईज होती है वो कहाँ पर होती है? स्कल में होती है। स्कल में भी कहाँ पर होती है? ऑर्बिट में होती है। और ऑर्बिट में हमारी आई बॉल होती है। उसके बाद हमने देखा इसकी शेप कैसी होती है? स्पेरिकल शेप का होता है। इसका डायमीटर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। और ह्यूमन आई जो है एक सेंसरी ऑर्गन है, और इसका काम है विजन का। क्या काम है? देखने का, दीदार करने का। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है। बहुत ही बेसिक सी बातें हैं कि जो ह्यूमन की आई बॉल होती है वो स्कल में होती है, स्कल में भी ऑर्बिट में होती है। उसका साइज जो होता है
अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो 2.5 सेंटीमीटर होता है। उसका शेप जो होता है वो स्पेरिकल शेप की होती है। कैसे शेप की होती है? स्पेरिकल शेप की होती है। ये एक तरह का सेंसरी ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसका काम होता है विजन का। क्या काम होता है? विजन का। ठीक है, ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आई की डेफिनेशन, देखो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखी है, एन आई इज ए सेंसरी ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। हमारी जो आंख होती है एक तरह का सेंसरी ऑर्गन है जो कि विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हम यहाँ पर लाइट को डिटेक्ट करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। अब इस बात को ध्यान से सुनना, जैसे ही लाइट मेरी आंखों में आती है, जैसे ही कहीं से भी लाइट मेरी आंखों में आती है, तो मेरी आंखों में आने के बाद वो लाइट जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। लाइट जो है, अगर वो लाइट मेरी आंखों में आ रही है तो लाइट मेरी आंखों में आने के बाद कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। कौन से सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और ऐसा कौन है जो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है मेरी आंखों के अंदर? वो होता है रेटिना। कौन होता है? रेटिना। तो रेटिना मेरी आंखों में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लाइट को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल अल्टीमेटली जाते हैं ब्रेन के पास। किसके पास जाते हैं? ब्रेन के पास। और वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया कि लाइट आपकी आंखों में आ रही है, वो लाइट जो है कन्वर्ट हो जाती है आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और ये लाइट जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कौन करता है? रेटिना। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ पे जाते हैं? ब्रेन के पास जाते हैं और ब्रेन में इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये अभी एक हमने मोटा मोटा देखा, ऊपर ऊपर से देखा। ठीक है, ठीक है सर, डेफिनेशन क्लियर हो गई, डायमीटर क्लियर हो गया, शेप क्लियर हो गई, कहां पर होता है ये क्लियर हो गया, क्या काम होता है ये क्लियर हो गया। अब जब मैं आंखों को ध्यान से देखूंगा, जब मैंने इस आई बॉल को निकाला, इस तरह से इस आई बॉल को निकाला, तो जब मैं इस आई बॉल को ध्यान से देखूंगा तब मुझे देखने को मिलेगा कि इसमें तो 3 लेयर है। कितनी लेयर है? 3 लेयर। इसमें कितनी लेयर है? 3 लेयर है। एक होती है आउटर लेयर, एक होती है आपकी मिडिल लेयर, और एक होती है आपकी इनर लेयर। आंखों को जब मैं देखूंगा, आई बॉल को जब मैं देखूंगा, तब मुझे पता लगेगा कि अरे यार इसमें तो 3 लेयर है। 1, 2, 3। जो सबसे बाहर की लेयर है उसको बोल दिया आउटर लेयर, जो बीच की लेयर है उसको बोल दिया मिडिल लेयर, और जो लास्ट की लेयर है उसको बोल दिया इनर लेयर, सबसे अंदर की लेयर आंख की, है ना। अभी जो आउटर लेयर होता है इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं फाइब्रस लेयर। क्या कहते हैं? फाइब्रस लेयर। आउटर लेयर ऑल्सो नोन एज फाइब्रस लेयर। और ये जो मिडिल लेयर होती है ये होती है वेस्कुलर लेयर। कौन सी लेयर? वेस्कुलर लेयर। और वेस्कुलर का मतलब होता है कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है। कौन सी सप्लाई बहुत ज्यादा है? ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो जब मैं आंख को देख रहा था तब मैंने देखा कि यहाँ पर तो 3 लेयर होती है। एक होती है सबसे बाहर की लेयर जिसको कहते हैं फाइब्रस लेयर, एक होती है मिडिल लेयर जिसको कहते हैं वेस्कुलर लेयर, या इसको कहते हैं UVEA। ये नाम याद रखना, डिसऑर्डर में काम आएगा। ठीक है, उसके बाद इनर लेयर जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको कहते हैं न्यूरल लेयर। क्या कहा जाता है? न्यूरल लेयर। तो जब भी आप आंख को बताओ तो बोलना कि आंखों में 3 लेयर होती है। आंखों की जब आप आई बॉल देखोगे, आई बॉल को जब आप देखोगे तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर 3 लेयर है। 3 लेयर कौन कौन सी? आउटर लेयर जिसको बोलते हैं फाइब्रस लेयर, मिडिल लेयर जिसको बोलते हैं आप वेस्कुलर लेयर, और इनर लेयर जिसको आप बोलते हैं न्यूरल लेयर। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, अब एक बात और, ये जो आपका आउटर लेयर होता है ना, इस आउटर लेयर में आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं फाइब्रस लेयर। क्या बोलते हैं? फाइब्रस लेयर। मतलब यहाँ पर फाइबर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? फाइबर प्रेजेंट होगा। और वो फाइबर पता है कौन सा होता है? कोलाजन फाइबर। कौन सा होता है? कोलाजन फाइबर। और जहां पर भी कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होता है वो स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहली लेयर होती है आउटर लेयर, उसको बोलते हैं फाइब्रस लेयर। वहां पर होता है फाइबर। कौन सा फाइबर? कोलाजन फाइबर। ये कोलाजन फाइबर जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब ये जो आउटर लेयर है आपकी, यहाँ पर आंखों के 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक तो आपको देखने को मिलेगा कॉर्निया, और एक आपको देखने को मिलेगा स्क्लेरा। क्या देखने को मिलेगा? स्क्लेरा। अब ये स्क्लेरा क्या होता है?
आपकी आंखों का जो व्हाइट पार्ट है, आपकी आंखों में जो भी व्हाइट पार्ट है, आप देख सकते हैं ये जो है व्हाइट पार्ट है, ये जो है व्हाइट पार्ट है, तो इस व्हाइट पार्ट को कहा जाता है स्क्लेरा। सो आंखों का सफेद पार्ट उसे कहा जाता है स्क्लेरा। क्लियर? अब ये कॉर्निया क्या होता है ये देखो। सबसे पहले मैं आपको आई बॉल दिखा रहा हूँ, दिस इज माई आई बॉल, है ना। उसके ऊपर मैंने आपको व्हाइट कलर से यहाँ पर दिखा रखा है, तो ये जो व्हाइट कलर से मैंने हाईलाइट किया है ये होता है स्क्लेरा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि स्क्लेरा जो होता है व्हाइट पार्ट होता है आंखों का, तो ये स्क्लेरा जो है व्हाइट पार्ट होता है आंखों का। अब ये स्क्लेरा मिलता किसके अंदर है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो स्क्लेरा है ये मिलता है आपकी फाइब्रस लेयर के अंदर, जो कि आपकी आउटर लेयर होती है। मतलब कि कहीं ना कहीं स्क्लेरा में फाइबर होगा, फाइब्रस कोट होगा, क्योंकि ये फाइब्रस के अंदर मिलता है ना। वहां पर कोलाजन फाइबर भी होगा जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ध्यान रखना, स्क्लेरा को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कौन करता है, कोलाजन फाइबर। अब स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आई बॉल है, इसकी शेप ऐसी मेंटेन है, पर कल को अगर इस पे गलती से प्रेशर पड़ गया तो प्रेशर की वजह से ये इस तरह से खराब नहीं होनी चाहिए। ये देखो आप खराब हो गई ना, ये इस तरह से खराब नहीं होनी चाहिए। ये आई बॉल हमेशा प्रेशर झेलनी चाहिए, अगर मैं इस पे कितना ही प्रेशर लगाऊं तो ये खराब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोलाजन फाइबर है, कोलाजन फाइबर से इसके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। ये बात क्लियर हो गया। तो आई बॉल की शेप को मेंटेन रखने का काम भी होता है इसका। देखो यहाँ पे लिखा है मेंटेन आई बॉल शेप, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, कोलाजन फाइबर। और कोलाजन फाइबर कहाँ देखने को मिलेगा, स्क्लेरा में, क्योंकि स्क्लेरा किसका बना है, फाइब्रस कोट का। और हमें ये भी पता है कि स्क्लेरा किसके अंदर आता है, फाइब्रस लेयर के अंदर ही आता है। तो ये तो बात हुई स्क्लेरा की, कि स्क्लेरा जो है फाइब्रस कोट का बना होता है, स्क्लेरा में जो है कोलाजन फाइबर होता है, यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग होती है, और कोलाजन फाइबर की वजह से आई बॉल का शेप जो है मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं कॉर्निया की। जो सेकंड पार्ट यहाँ पर मिलता है फाइब्रस लेयर में, आउटर लेयर में, वो होता है कॉर्निया। तो ये तो आपको दिख रहा है स्क्लेरा, दिस इज योर स्क्लेरा, पूरा व्हाइट पार्ट जो है ये आपका स्क्लेरा हो गया। इसके बाद कॉर्निया जो होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होगा तो दिखाई तो नहीं देगा, फिर भी आपको मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा हुआ है इस तरह से, क्योंकि समझाना तो पड़ेगा ना। तो जो आइरिस होता है ना, नाउ व्हाट इज आइरिस, आइरिस इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द आई। आपकी आंखों का जो कलर पार्ट होता है उसे कहते हैं आइरिस। अब इस आइरिस के ऊपर इस तरह से ट्रांसपेरेंट, ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर्स मैंने आपको दिखा रखी है, ये होता है आपका कॉर्निया। सो व्हाट इज कॉर्निया, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर प्रेजेंट ऑन द आइरिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट कवरिंग प्रेजेंट ऑन द आइरिस। और एक बात बताऊं कॉर्निया की, बहुत खास बात है कि कॉर्निया में ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉर्निया में ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है, कॉर्निया पूरी तरह से एवेस्कुलर होता है। ठीक है सर, हमें ये बात क्लियर हो गई। अभी तक जो भी आपने आंखों के बारे में बताया कि आंखों की जो साइज होती है, जो डायमीटर की अगर मैं बात करूं तो वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। इसका जो शेप होता है वो होता है स्पेरिकल। ये जो होती है हमारी स्कल में प्रेजेंट होती है, स्कल में भी हमारे कहाँ पर, ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। आंखों का काम होता है देखना, और आंख जो है आपकी विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आंख जो है लाइट को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और ये सिग्नल फाइनली ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन तक जाने के बाद ये इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारी बातें हमें क्लियर हो गई। आपने बोला कि आंखों पे 3 लेयर होती है, आउटर, मिडल, इनर। आउटर वाली जो होती है उसको बोलते हैं फाइब्रस लेयर, जहां पर आपको 2 चीज देखने को मिलती है, स्क्लेरा और कॉर्निया। अब जो मिडिल लेयर होती है, नाम से पता लग रहा वेस्कुलर लेयर, तो यहाँ पर बहुत सारी ब्लड सप्लाई होती है। क्या होती है? ब्लड सप्लाई होती है। चलिए इस मिडिल लेयर को देखकर आते हैं। ध्यान से देखना कि इस मिडिल लेयर में क्या क्या आता है। तो जब आप मिडिल लेयर को देखोगे तो मिडिल लेयर जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं वेस्कुलर लेयर। वहां पर आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे आई के। एक तो होता है कोरोइड, एक होता है सिलेरी, एक होता है आइरिस। ये तीनों चीजें कहां पर आपको देखने को मिलेगी? मिडिल लेयर में देखने को मिलेगी। क्योंकि आउटर में आपने क्या देखा, जो आपका आउटर लेयर था, फाइब्रस लेयर था, वहां पर आपने देखा कॉर्निया, वहां पर आपने देखा स्क्लेरा। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, कॉर्निया एवेस्कुलर होता है, कॉर्निया आइरिस के ऊपर इस तरह से कवर होता है, स्क्लेरा व्हाइट पार्ट होता है। फिर अब वेस्कुलर में देखो, मिडिल लेयर में देखो, कोरोइड, सिलेरी और आइरिस। अब यहाँ पर जो मेजर पोर्शन होता है इन तीनों में वो होता है कोरोइड। कोरोइड इज द मेजर पोर्शन, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले बात, मुझे देखो, मुझे देखो, है ना, मुझ पे फोकस करो। अब जो जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे देखना, एक साथ पूरा मत देखो। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे वैसा देखो, सब याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज योर कोरोइड। कोरोइड है, और कोरोइड किसका पार्ट है? कोरोइड एक पार्ट है हमारे वेस्कुलर लेयर का, मिडिल लेयर का। तो हम मिडिल लेयर पढ़ने के लिए गए हैं आंख के डायग्राम के ऊपर।
तो जब आप मिडिल लेयर को देखोगे, मिडिल लेयर में सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा रखा है कोरोइड। क्या है? कोरोइड। पर ये जो कोरोइड होता है यहाँ पर ये पतला होता है, ये देखो ये पतला है, तो इसको बोला कोरोइड। और ये जो कोरोइड होता है ये कैसा होता है? थिन कोरोइड होता है। कैसा होता है? थिन कोरोइड होता है। ये जो होता है कोरोइड, ये बहुत ही ज्यादा डार्क होता है या फिर डीप ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? या तो डार्क होता है या फिर आप बोल सकते हैं डीप ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेलानिन होता है। क्या होता है? मेलानिन। अब एक बात मेलानिन से रिलेटेड आपको याद रखनी है कि अगर मेलानिन ज्यादा होता है तो स्किन कैंसर के चांसेस कम होते हैं। अगर आपकी स्किन में मेलानिन ज्यादा है मतलब आपका कलर डार्क होता है और उतने ही आपको स्किन कैंसर के चांसेस कम होते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कोरोइड। कोरोइड इज अ पार्ट ऑफ मिडिल लेयर और वी कैन से वेस्कुलर लेयर। फिर हमने देखा जो कोरोइड होता है यहाँ पर ये थिन होता है। कैसा होता है? थिन होता है, मतलब कि पतला होता है। पर कोरोइड जो होता है डार्क कलर का होता है, डीप ब्राउन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? डार्क कलर का होता है, डीप ब्राउन कलर का होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मेलेनिन ज्यादा होता है। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलें। जब इस कोरोइड को मैं देखूंगा, जब इस कोरोइड के साथ मैं आगे बढ़ूंगा बढ़ूंगा बढ़ूंगा, तब मुझे देखने को मिलेगा कि ये कोरोइड यहाँ पर आके मोटा हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आके ये मोटा हो गया। पहले ये कोरोइड कैसा था? पहले ये कोरोइड पतला था। फिर इस कोरोइड के साथ मैं आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो मैंने देखा आगे जाके ये कोरोइड कैसा हो गया? मोटा हो गया। आप देख सकते हैं यहां से भी ये कोरोइड आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अभी तक पतला है, पर आगे जैसे ही ये गया फाइनल जगह ये गया तो ये कैसा हो गया? मोटा हो गया। मतलब कि जो पहले कोरोइड प्रेजेंट था, यहां पर जो कोरोइड था उसे क्या कहेंगे? थिन कोरोइड, पतला कोरोइड। पर आगे जो कोरोइड है ये कैसा है? थिक कोरोइड, मोटा कोरोइड। ठीक है, ये जो है पतला है, थिन कोरोइड थिन कोरोइड थिन कोरोइड थिन कोरोइड। अब आगे जो है ये थिक कोरोइड है। कैसा कोरोइड है? थिक कोरोइड। तो थिक कोरोइड को हम जानते हैं एक और नाम से जिसका नाम है सिलेरी बॉडी। तो आगे जाके यही सिलेरी बॉडी बनाता है। जो आपका थिन कोरोइड होता है ये आगे जाके थिक कोरोइड बनाता है। और ये जो थिक कोरोइड है इसको एक और नाम से जाना जाता है सिलेरी बॉडी। क्लियर? ठीक है सर। थिन कोरोइड समझ में आ गया, थिक कोरोइड समझ में आ गया। थिक कोरोइड आगे जाके सिलेरी बॉडी बनाता है। और ये जो सिलेरी बॉडी होती है ना, अभी के लिए इतना याद रखो कि ये सिलेरी बॉडी एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है। ठीक है सर, ये थिन कोरोइड हो गया, आगे जाके थिक कोरोइड हो गया, थिक कोरोइड को सिलेरी बॉडी बोल दिया जो कि एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं दिस इज योर आइरिस। यहाँ पर आगे जो है आइरिस कनेक्ट होता है, ये आपका आइरिस पार्ट है ना? ये आपका आइरिस पार्ट है। जैसे मान लीजिए ये आइरिस है, ये आइरिस है, दोनों मिला के आइरिस बना रही है। बीच में एक छोटा सा गैप है, ये जो मेरा माइक है ये छोटा सा गैप है ना, ये बीच में एक छोटा सा गैप है ना? या फिर आप इसको बोल लीजिए ये जो ब्लैक पेन है ये बीच में एक छोटा सा गैप है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मिला के क्या है? आइरिस है। अब ये आइरिस जब पास आएगी तो ये बीच का छेद छोटा हो जाएगा, जब ये आइरिस दूर जाएगी तो ये बीच का छेद बढ़ जाएगा। अब देखिए ये आइरिस पास आ रही है पास आ रही है पास आ रही है, तो ये बीच का छेद खत्म। अब ये आइरिस दूर जा रही है दूर जा रही है दूर जा रही है, तो ये बीच का छेद बढ़ गया। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी मैं सारी लाइट बंद करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपके लिए लाइट्स बंद कर रहा हूँ, तो जैसे ही यहाँ पर लाइट्स ऑफ हो गई आपको एकदम अंधेरा हो गया। और अंधेरे में क्या हुआ? आपको देखने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो क्या था? ब्राइट लाइट थी, अभी तक तो बहुत सारी लाइट थी, तो मैं भी अच्छे से दिख रहा था, आपको बोर्ड भी अच्छे से दिख रहा था। पर अब क्या हुआ? लाइट बंद हो गई। तो लाइट बंद होने की वजह से पता है क्या हुआ? आपका प्यूपिल डायलेट होना स्टार्ट हो गया, आपका प्यूपिल डायलेट होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि अगर आपको अंधेरे में ज्यादा देखना है तो उस कंडीशन में आपका प्यूपिल जो है डायलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायलेट हो जाएगा। और फिर जैसे ही मैं लाइट्स को ऑन करूंगा वापस आपका प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये प्यूपिल क्या है? ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था आइरिस। ये आइरिस हो गया। इसके बीच में मैंने आपको बोली थी एक छेद होता है, एक ओपनिंग होती है, उसी ओपनिंग को, उसी छेद को कहा जाता है प्यूपिल। सो प्यूपिल इज अ डार्क ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस के जस्ट बीच में, ये आइरिस का पार्ट है, ये भी आइरिस का पार्ट है, आइरिस के जस्ट बीच में एक ओपनिंग होती है, उसी ओपनिंग को प्यूपिल कहा जाता है। तो प्यूपिल जो है अंधेरे में, अभी अंधेरा हो चुका है तो मेरा प्यूपिल जो है डायलेट हो चुका है, एकदम डायलेट। पर जैसे ही मैं लाइट्स को ऑन करूंगा, लाइट को ऑन करते ही मेरा प्यूपिल वापस कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। ठीक है, तो ये जो प्यूपिल का साइज बढ़ रहा है, ये जो प्यूपिल का साइज कम हो रहा है, डायलेट हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है आपका आइरिस। कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। ठीक है,
इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हाईवे पे मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है, मैं कार चला रहा हूँ हाईवे पे, बहुत अच्छी बात है, अंधेरा हो रहा है, मस्त मैं गाने सुनते हुए कार चला रहा हूँ। तो अंधेरा हो रहा है तो मेरी प्यूपिल कैसे हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, आंखें इस तरह से प्यूपिल जो है डायलेट हो जाएगी ताकि मुझे सब अच्छे से दिख सके, है ना। मैं कार चला रहा हूँ, अंधेरा हो रहा है, मेरी प्यूपिल जो है डायलेट हो चुकी है। अब मान लीजिए गलती से कोई सामने से रॉन्ग साइड आ गया और हाई बीम ऑन करके आ गया। अब जैसे ही उसने हाई बीम ऑन करी, मेरी आंखों में एकदम रोशनी पड़ी और मुझे एकदम ऐसा हो गया, क्यों? क्योंकि अभी तक मेरी प्यूपिल डायलेट थी। क्यों डायलेट थी? क्योंकि अंधेरा था। पर जैसे ही एकदम रोशनी आई तो मेरी प्यूपिल बोले अरे कॉन्स्ट्रिक्ट होने का टाइम तो दो। तो मेरी प्यूपिल ऐसी हो गई, एकदम आंखों में ऐसा ऐसा हो गया कि यार क्या है ये, बंद करो इसको, बंद करो, है ना। तो जब कभी भी अंधेरे में एकदम लाइट ऑन करी जाती है तब आपकी आंखों को भी ऐसा ही होता है, थोड़ा एडजस्ट करने का टाइम चाहिए होता है। क्योंकि उस टाइम आपका प्यूपिल पहले तो क्या था, अंधेरे में डायलेट था प्यूपिल, पर जैसे ही लाइट ऑन होती है प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए होता है, इसलिए आंखों में एकदम ऐसे देखने में नहीं आता है। क्लियर? तो प्यूपिल के साइज को कौन संभालता है कि प्यूपिल बड़ा होगा, छोटा होगा, प्यूपिल डायलेट होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, तो ये सारा मैनेज करता है आइरिस। तो हमने देखा 3 पार्ट, कोरोइड यहाँ पर थिन होता है, फिर आगे जाके यही कोरोइड थिक हो जाता है जिसको बोलते हैं सिलेरी बॉडी, फिर होता है आपका आइरिस जो कि प्यूपिल के डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन को कंट्रोल करता है। ये हमने देखी आंखों की सेकंड लेयर जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर, और वी कैन से वैस्कुलर लेयर जिसको बोलते हैं UVEA। अब उसके बाद आपको दे रखा है न्यूरल लेयर जिसको बोलते हैं इनर लेयर, सबसे अंदर की लेयर। सबसे बाहर क्लियर हो गया कॉर्निया स्क्लेरा, बीच वाला क्लियर हो गया कोरोइड, सिलेरी बॉडी, आइरिस। कोरोइड जो होता है थिन होता है, सिलेरी बॉडी जो है थिक कोरोइड होती है, और आइरिस जो होता है कलरफुल पार्ट होता है आई का। और ये आइरिस जो है कंट्रोल करता है आपके प्यूपिल के साइज को, कि वो डायलेट होना चाहिए, कॉन्स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वो कंट्रोल कौन करेगा? आपका आइरिस। फिर होता है आपका इनर लेयर जिसको बोलते हैं न्यूरल लेयर। अब इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? ऑप्टिक डिस्क, फोविया, मैक्यूला और रेटिना। इन सबको बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो कमर कस लो और अच्छे से समझने की तैयारी करो। अभी तक आपको कुछ पार्ट तो क्लियर हो गया, जैसे कोरोइड हो गया, आपका आइरिस हो गया, आपका प्यूपिल हो गया, आपका सिलेरी बॉडी हो गया, और हमने ये भी देखा कि सिलेरी बॉडी जो है एक्वस ह्यूमर बनाता है, हमें बस इतना पता है। अब देखो ये ब्लड वेसल आपको दिख रही है, ठीक है सर, ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई है, ठीक है, नॉर्मल है। उसके बाद मैक्यूला, मैक्यूला लूटिया, इसका पूरा नाम क्या होता है? मैक्यूला लूटिया। और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ रेटिना, रेटिना के जस्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है मैक्यूला लूटिया। और इस मैक्यूला लूटिया का काम होता है कि ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जो भी आपकी आंखों में लाइट आ रही है ना, ठीक है, तो वही लाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है? रेटिना। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जैसे ही लाइट हमारी आंखों में आती है, उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम होता है रेटिना का, ठीक है। और रेटिना के जस्ट सेंटर में आपको देखने को मिलता है मैक्यूला लूटिया, और इसी मैक्यूला लूटिया की वजह से आपको इमेज जो है शार्प दिखती है और क्लियर दिखती है। अगर मुझे कोई इमेज एकदम क्लियर दिख रही है, एकदम शार्प दिख रही है, तो किसका थैंक यू करूं? मैक्यूला लूटिया का। उसके बाद यहाँ पर ऑप्टिक नर्व होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर रेटिना होता है, इसको भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। कोरोइड आपने देख लिया, स्क्लेरा आपने देख लिया, स्क्लेरा इज द वाइट पार्ट ऑफ द आई, है ना। उसके बाद एक होता है कंजक्टिवा। क्या होता है? कंजक्टिवा या कंजक्टाइवा बोल लो। तो ये कंजक्टिवा जो होता है ये म्यूकस रिलीज करता है। आंखों में एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम होता है कंजक्टिवा, ये जो है म्यूकस को रिलीज करता है। ये होता है थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या होती है? थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन। तो कंजक्टिवा और कुछ नहीं, एक थिन, एक पतली सी ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है। और अगर म्यूकस मेम्ब्रेन है तो क्या रिलीज करेगी? म्यूकस ही रिलीज करेगी। और ये म्यूकस प्रोटेक्शन के काम करता है, आंखों को लुब्रिकेशन करने का काम देता है, मतलब कि आंखों में लुब्रिकेशन रहे। कभी आपने देखा है क्या आंखें ड्राई हो गई? नहीं देखा ना, आंखें हमेशा लुब्रिकेटेड रहती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, एंड दिस म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय कंजक्टिवा बिकॉज कंजक्टिवा इज अ थिन transparent mucous membrane which secrete mucus, release mucus, which play a important role in lubrication of the eyes. Clear? चलिए, कंजक्टिवा क्लियर हो गया।
अब मैंने आपको बोला था कॉर्निया, कॉर्निया जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, कॉर्निया जो होता है आइरिस के ऊपर होता है, कॉर्निया जो होता है इसमें ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है, एवेस्कुलर होता है। ये सारी बातें तो आपको पता है। और कॉर्निया जो होता है आउटर लेयर में मिलता है। अब कॉर्निया की अगर मैं बात करूं तो ये क्लियर होता है, ऑब्वियसली ये ट्रांसपेरेंट है तो क्लियर होगा, है ना। डोम शेप का होता है, किस शेप का होता है, डोम शेप का होता है। साथ ही साथ आउटर मोस्ट लेयर है तो आंखों के सबसे बाहर होगा, और अगर सबसे बाहर है तो ये एक तरह का बैरियर का काम करेगा। जैसे मान लीजिए मेरी आंखों में कोई पैथोजन आना चाह रहा है, मेरी आंखों में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आना चाह रहा है, तो उसको रोकने का काम करता है आपका कॉर्निया। सो कॉर्निया इज द आउटर बल्जिंग पार्ट। कॉर्निया जो होता है आउटर मोस्ट पार्ट में मिलता है। कॉर्निया में ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है, कॉर्निया एवेस्कुलर होता है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, कॉर्निया क्लियर होता है, कॉर्निया डोम शेप का होता है, और कॉर्निया जो है बैरियर की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें पैथोजन से, और वी कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से हमें बचाता कौन है, हमारी आंखों को, कॉर्निया। और यहां तक कि कोई अगर हार्मफुल यूवी रेडिएशन आ रही है, सूरज से अगर कोई हार्मफुल यूवी रेडिएशन आ रही है तो उनसे भी थोड़ा बहुत बचाने का काम कौन करता है, कॉर्निया ही करता है। सो कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट, कॉर्निया इज अ क्लियर, कॉर्निया इज एवेस्कुलर, कॉर्निया इज डोम शेप, कॉर्निया इज आउटर लेयर ऑफ फ्रंट ऑफ आई, cornea act as a barrier, protect from pathogen, and cornea also filter the UV rays which is harmful for eye। ठीक है, क्लियर। चलो, अब एक बात मैंने आपको बोली थी कि जो आपका कोरोइड होता है ना, थिन कोरोइड, यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलेनिन होता है, और इसी की वजह से ये डार्क कलर और डीप ब्राउन कलर का होता है, इसमें मिलेनिन ज्यादा होता है। और फिर एक बात और सुन लो कि आपकी जो रेटिना होती है ना, इसमें भी मिलेनिन ज्यादा होता है। तो ये मिलेनिन ज्यादा होने से क्या मतलब है कि ये जो रेटिना है इसमें मिलेनिन ज्यादा है, ये जो रेटिना है इसमें मिलेनिन ज्यादा है, ये जो आपका थिन कोरोइड है, थिन कोरोइड, इसमें भी मिलेनिन ज्यादा है। तो मिलेनिन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इनका कलर जो है डार्क होता है। और अगर फायदे की बात करूं तो मान लीजिए जब कभी भी लाइट आई, जब कभी भी लाइट इस तरह से अंदर आ रही है तो वो लाइट इधर से उधर रिफ्लेक्ट ना हो, इस तरह से रिफ्लेक्ट ना हो। तो इस रिफ्लेक्शन से बचने के लिए, इस तरह की रिफ्लेक्शन ना हो, इसलिए आपके रेटिना में और आपके थिन कोरोइड में बहुत ज्यादा मिलेनिन होता है। अब मेलेनिन की वजह से क्या होता है, डार्क कलर हो जाता है। तो जैसे ही लाइट आती है, डार्क कलर जो है सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है ना। इस तरह से ये रिफ्लेक्ट नहीं होती, इस तरह से नहीं घूमती है, सीधा लाइट आई और लाइट आती है सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, इस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो रिफ्लेक्शन से बचने के लिए, एक क्लियर इमेज बनाने के लिए भगवान ने हमें कोरोइड में और रेटिना में क्या दिया हुआ है, भर भर के मेलानिन दिया हुआ है। ये मेलानिन क्या करता है, जब भी लाइट आती है तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि मेलानिन जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है यहाँ पर कोरोइड में और रेटिना में। और मेलेनिन ज्यादा मतलब कि ये डार्क कलर के होंगे, और डार्क कलर जो है लाइट को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर। तो इसीलिए कोरोइड में और रेटिना में मेलेनिन बहुत ज्यादा होता है कि रिफ्लेक्शन ना हो और लाइट जो है सीधा एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है सर, यहां तक हमें क्लियर हो गया। एक बार देख लेते हैं, प्यूपिल आप लोगों को क्लियर है, मेलेनिन आप लोगों को क्लियर है, कोरोइड आप लोगों को क्लियर है, रेटिना आप लोगों को क्लियर है, कॉर्निया आप लोगों को क्लियर है, कंजक्टाइवा आप लोगों को क्लियर है, स्क्लेरा क्लियर है, कोरोइड क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है एक्वस ह्यूमर। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक्वस ह्यूमर, ये देख सकते हैं, ये आपको एक्वस ह्यूमर दे रखा है। तो एक्वस ह्यूमर किसके बीच में होता है, आपके लेंस के बीच में और कॉर्निया के बीच में। कॉर्निया जो सबसे बाहर का पार्ट है और लेंस ये रहा। तो लेंस के बीच में और कॉर्निया के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये कहाँ पर होता है, ये होता है आपके कॉर्निया और लेंस के बीच में। ठीक है, फिर होता है आपका विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर कहां पर होता है, लेंस से लेके रेटिना तक, लेंस और रेटिना के बीच में होता है विट्रस ह्यूमर, और कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है एक्वस ह्यूमर। तो अगर आपसे कोई पूछे एक्वस ह्यूमर कहाँ, तो एक्वस ह्यूमर होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में। और विट्रस ह्यूमर कहाँ, विट्रस ह्यूमर होता है लेंस और रेटिना के बीच में। आप देख सकते हैं ये लेंस है, ये रेटिना है, तो लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर, ये कॉर्निया है और लेंस है, तो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर होता है। क्लियर। अभी सर ह्यूमर होते क्या है, एक तरह से तो ये पानी ही होते हैं, है ना। और आपको ये तो मैंने बता ही दिया था कि ये जो एक्वस ह्यूमर है ये रिलीज कौन करेगा, आपकी सिलेरी बॉडी, है ना। अब विट्रस ह्यूमर को देखते हैं। तो जब मैं विट्रस ह्यूमर को देखता हूं जो कि लेंस और मुझे रेटिना के बीच में देखने को मिलता है, तब मुझे पता लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। विट्रस ह्यूमर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। साथ ही साथ ये लेंस और रेटिना के बीच में होता है।
ये ट्रांसपेरेंट होता है, लेंस और रेटिना के बीच में होता है, ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है सर, हमें ये क्लियर हो गया कि ये ट्रांसपेरेंट है, रेटिना और लेंस के बीच में होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, ये आपके रेटिना को सपोर्ट करता है। ये जो आपका विट्रस ह्यूमर है ये किसको सपोर्ट करेगा? आपके रेटिना को सपोर्ट करता है। ठीक है, आपकी आई की शेप को मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। विट्रस ह्यूमर जो है रेटिना को सपोर्ट करेगा। विट्रस ह्यूमर जो होता है आपकी आई की शेप को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है सर, और ये जो विट्रस ह्यूमर होता है ये बना होता है 99% पानी, आपका कोलाजन फाइबर, कुछ एसिड और कुछ प्रोटीन भी होते हैं यहाँ पर। तो ये 99% तो क्या है? पानी ही होता है। क्लियर हो गया आपको विट्रस ह्यूमर? तो ये था एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। अब अगर लेंस की बात करूं कि लेंस का क्या काम होता है, तो जैसे कोई भी लाइट आती है ना, तो जो भी लाइट आ रही है उस लाइट को फोकस कर देता है ये लेंस सीधा रेटिना पर, कि भाई तू तो सीधा रेटिना पर जा। तो ये जो लाइट आ रही है ना, ये लाइट जो आ रही है, मान लीजिए बीच में ये लेंस है, ये मेरी आंखों का लेंस है, तो ये जो लाइट आ रही है आ रही है आ रही है, ये लेंस क्या करेगा? इस लाइट को फोकस कर देगा मेरी रेटिना के ऊपर, कि मेरी रेटिना के ऊपर जा। तो ये जो लाइट आ रही है, ये लेंस है बीच में, ये लेंस क्या करेगा? इस लाइट को फोकस कर देगा मेरी रेटिना के ऊपर, कि भाई रेटिना के ऊपर जा। क्लियर हो गया? तो ये आपका आई का स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पर देखेंगे इमेज कैसे बनेगी, और यहाँ पर एक दो पार्ट मैंने छोड़े हैं, जो कि है रेटिना, जो कि है ऑप्टिक नर्व, जो कि है ब्लाइंड स्पॉट, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ये स्ट्रक्चर क्लियर है? बस अब आगे देखो, हमने आपको दिखा रखा है रेटिना। क्या दिखा रखा है? रेटिना। सर रेटिना तो वही होता है ना? हाँ हाँ, वही होता है जो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, वही रेटिना होता है। अब देखेंगे कैसे कन्वर्जन हो रहा है और कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो ध्यान से देखो, जब मैं रेटिना की लेयर को देखूंगा तब मुझे पता लगेगा कि रेटिना में 3 लेयर होती है। सर आपने बोला था आंख है, आंख में आपने बोली थी 3 लेयर है, एक आउटर, एक मिडिल, एक इनर। फिर आप बोल रहे हो रेटिना जो कि इनर लेयर में मिलता है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, जो रेटिना है आप देख सकते हैं, रेटिना रेटिना जो है इनर लेयर में मिलता है, न्यूरल लेयर में मिलता है। जब इस रेटिना को मैं ध्यान से देखूंगा, सपोज दिस इज योर रेटिना, जब इस रेटिना को मैं ध्यान से देखूंगा तो इसमें भी मुझे 3 लेयर देखने को मिल रही है। कितनी लेयर देखने को मिल रही है? 3 लेयर देखने को मिल रही है। कौन कौन सी लेयर? सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है मल्टीपोलर न्यूरॉन की लेयर। मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब ऐसा न्यूरॉन जिसमें सेल बॉडी हो, जिसमें एक्सोन हो, जिसमें डेंड्राइट्स वगैरह हो। जब हमने नर्वस सिस्टम देखा था तो नर्वस सिस्टम में हमने देखा था ना न्यूरॉन, कि आगे एक सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है, ये एक्सोन होता है, एक्सोन का ये टर्मिनल होता है, यहाँ पर डेंड्राइट्स होते हैं इस तरह से। तो ये हो गया मल्टीपोलर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन हो गया? मल्टीपोलर न्यूरॉन। फिर दूसरी लेयर जो आती है वो आती है रेटिना में बायपोलर न्यूरॉन की। कौन से न्यूरॉन की? बायपोलर न्यूरॉन की। तो दूसरी लेयर कौन सी आती है? बायपोलर। अब बायपोलर न्यूरॉन कैसे होते हैं? एक तरफ तो होता है एक्सोन और एक तरफ होता है डेंड्राइट। मतलब कि यहां पर जो सेल बॉडी होती है वो बीच में होती है, ये ध्यान रखना। इसमें तो आप क्या देख सकते हो कि सेल बॉडी बाहर की तरफ है, पीछे एक्सोन है और आगे डेंड्राइट है ना। अब यहाँ पर क्या है कि एक तरफ तो पूरा एक्सोन हो गया और एक तरफ आपके डेंड्राइट डेंड्राइट हो गए। तो ये कैसा हो गया? बाइपोलर। तो ये कैंडी की तरह दिखता है। आप देख सकते हैं कैंडी आती है ना, एक लेयर्स वगैरह, उसकी तरह दिख रहा है। तो सबसे पहली लेयर कौन सी होगी? सबसे पहली लेयर होगी आपकी मल्टीपोलर न्यूरॉन की। फिर उसके बाद लेयर कौन सी होगी? आपकी बाइपोलर न्यूरॉन की लेयर हो गई। हम क्या देख रहे हैं? रेटिना। रेटिना में 3 लेयर होती है। सबसे पहली लेयर हो गई आपकी मल्टीपोलर न्यूरॉन, सेकंड लेयर होगी आपकी बाइपोलर न्यूरॉन, और जब मैं सबसे अंदर जाऊंगा तब मुझे देखने को मिलेगा फोटो रिसेप्टर लेयर। कौन सी लेयर? फोटो रिसेप्टर लेयर। और यहां पर मुझे 2 तरह की सेल्स देखने को मिलेगी। कितनी तरह की सेल्स देखने को मिलेगी? 2 तरह की सेल्स देखने को मिलेगी। एक होती है रोड सेल, एक होती है कोन सेल। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब मैं फोटो रिसेप्टर लेयर तक पहुंचूंगा, जब मैं सबसे अंदर की लेयर तक पहुंचूंगा तब मुझे देखने को मिलेगा, एक तो होती है रोड सेल, एक होती है कोन सेल। अब रोड सेल कैसी होती है? इस तरह से रोड सेल होती है, ये आपकी रोड सेल हो गई। और कौन सेल कैसी होती है? इस तरह से कौन सेल होती है, ये आपकी कौन सेल हो गई। तो ये होती है रोड सेल, ये होती है कौन सेल। इस तरह की सेल्स आपके प्रेजेंट होती है फोटो रिसेप्टर लेयर में। और ये दोनों ही सेल लाइट सेंसिटिव होती है। कैसी होती है? लाइट सेंसिटिव होती है। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। सबसे पहली लेयर हो गई आपकी मल्टीपोलर न्यूरॉन, फिर अगली लेयर आई बाइपोलर न्यूरॉन। फिर अगर उधर की तरफ से देखूं, उधर की तरफ से, रेटिना के उधर की तरफ से, तो सबसे बाहर की लेयर है ये, है ना।
तो इसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर लेयर। कौन सी लेयर? फोटो रिसेप्टर लेयर। तो जब लाइट आ रही है सबसे पहले मल्टीपोलर न्यूरॉन वाली पे आ रही है, फिर आपके बाइपोलर न्यूरॉन पे आ रही है, फिर सबसे अंदर जा रही है जिसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर लेयर। कहाँ पे जा रही है? फोटो रिसेप्टर लेयर। और फोटो रिसेप्टर लेयर में दो तरह की सेल्स देखने को मिल रही है, एक होती है रोड सेल, एक होती है कोन सेल। रोड की स्ट्रक्चर ये रही, कोन की स्ट्रक्चर ये रही। ठीक है, अब ये दोनों ही सेल जो होती है लाइट सेंसिटिव होती है। ठीक है सर, चलिए दोनों सेल के बारे में जानते हैं। अब ये रोड सेल की अगर मैं बात करूं तो ये रोड सेल जो होती है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोन सेल। मैंने आपको क्या बोला कि फोटो रिसेप्टर लेयर में दो तरह की सेल होती है, रोड सेल और कोन सेल। अब कौन सी सेल का नंबर ज्यादा होता है? आपकी जो रोड सेल्स होती है उसका नंबर ज्यादा होता है, इसका जो नंबर है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोन सेल। ठीक है, यहां पर जो आपकी रोड सेल होती है, माना कि रोड सेल का नंबर ज्यादा होता है, नंबर क्या होता है इसका? ज्यादा होता है। और रोड सेल में जो प्रोटीन मिलता है उसको बोलते हैं रोडोप्सिन। क्या बोलते हैं? रोडोप्सिन। तो देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमें एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन मिलता है जिसको बोला जाता है रोडोप्सिन। क्या बोला जाता है? रोडोप्सिन। और ये जो रोड सेल्स होती है ये मोर अबंडेंट होती है एज कंपेयर टू कोन सेल। तो कोन सेल से ज्यादा कौन? रोड सेल। और यहाँ पर प्रोटीन कौन सा मिलता है? रोडोप्सिन। अब नाम से पता लग रहा है रोड सेल। तो जब मैं अंधेरी रात में रोड पर जाऊंगा तब ये सेल्स एक्टिवेट होगी। तो जब डीम लाइट विजन होता है, जब अंधेरा होता है, लाइट्स वगैरह नहीं होती, तो डीम लाइट विजन में ये वाली सेल्स एक्टिवेट होती है जिनको बोलते हैं रोड सेल। और इसके अंदर भी कौन? रोडोप्सिन। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डीम लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब रात का नज़ारा देखना है, नाइट विजन देखना है, तो ये वाली जो सेल्स है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। और जो रात का नज़ारा होता है, डीम लाइट विजन होता है, नाइट विजन होता है, उस विजन को कहा जाता है स्कोटोपिक विजन। क्या कहा जाता है? स्कोटोपिक विजन। ये बात क्लियर हो गई। तो रोड सेल जो होती है मोर अबंडेंट होती है एज कंपेयर टू कोन सेल। रोड सेल जो होती है उसमें लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन। रोड सेल जो होती है नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रोड सेल जो होती है लाइट, डार्क लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या फिर आप कह सकते हैं डीम लाइट, मतलब कि बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल डीम है। तो इस तरह की डीम लाइट में आपको रोडोप्सिन हेल्प करता है, रोड सेल हेल्प करती है देखने के लिए। और इस तरह की विजन को कहते हैं स्कोटोपिक विजन। क्लियर? सर ये तो रोड सेल्स की बात हो गई, चलो कौन सेल को भी देख लेते हैं। ठीक है, कौन सेल को देख के आते हैं। जब मैं कौन सेल को देखूंगा तो मुझे पता लगेगा कौन सेल तीन तरह से होती है। सर आप हद कर रहे हो। अब आपने क्या बोला था कि जब मैं आंखों को देखूंगा तो आंख में तीन लेयर होती है, आउटर, मिडल, इनर। चलो ठीक है। फिर आपने बोला इनर, तो इनर में आपने बताया मुझे रेटिना। फिर आपने बोला रेटिना में भी तीन लेयर होती है, एक, दो, तीन। जो सबसे बाहर की लेयर है उसमें मल्टीपोलर न्यूरॉन, बीच वाली में बाइपोलर न्यूरॉन, और सबसे अंदर वाली में फोटोरिसेप्टर लेयर। ठीक है सर, ये आपकी फोटोरिसेप्टर लेयर हो गई। फिर आपने बोला कि फोटोरिसेप्टर लेयर में दो तरह से सेल होती है, एक तो होती है रोड सेल, एक होती है कोन सेल। अब आप बोल रहे हो कि ये जो कोन सेल होती है ये भी तीन तरह से होती है। अरे भाई तुम्हें तो शौक था आंखों में डूब जाने को, हम बेकरार बैठे हैं तो डूबो। ठीक है, तो कौन सेल जब मैं देखूंगा तो कौन सेल तीन तरह से होती है। रोड तो आपको क्लियर हो गई कि रोड में रोडोप्सिन होता है, और रोड सेल जो होती है नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, डिम लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और रोड सेल में जो रोडोप्सिन होता है वही विजन करवाता है, उस तरह की विजन को बोलते हैं स्कोटोपिक विजन। और रोड सेल जो होती है मोर अबंडेंट होती है कंपेयर टू कोन सेल। अब दूसरी सेल है कोन सेल, और नाम से पता लग रहा, सी से कोन और सी से कलरफुल विजन। तो जितनी भी आप हरियाली देखते हो उसके लिए थैंक यू बोलो कौन सेल को। किसको थैंक यू बोलना है? कौन सेल को। कौन सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलरफुल विजन। ठीक है, ये एक्टिवेट होती है ब्राइट लाइट में। अभी एकदम देखो ब्राइट लाइट है तो मेरी कौन सी सेल एक्टिवेट है? कौन सेल एक्टिवेट है। तो ब्राइट लाइट में कौन सी सेल एक्टिवेट होती है? कौन सेल एक्टिवेट होती है। और कौन सेल जो होती है कलरफुल विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और कलरफुल विजन को कहा जाता है फोटोपिक विजन। कहा जाता है? फोटोपिक विजन। जैसे वहां पर क्या था स्कोटोपिक रात वाले को, तो कलरफुल वाले को क्या कहा जाएगा? फोटोपिक विजन। ठीक है, अब देखो तीन तरह से कौन सेल। सबसे पहली सेल आपको दिख रही है रेड कौन, क्योंकि यहाँ पर रेड कलर है तो ये रेड कौन हो गया। यहाँ पर ग्रीन कलर है तो ये ग्रीन कौन हो गया। यहाँ पर ब्लू कलर है तो ये ब्लू कौन हो गया। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप में से किसी को कलर ब्लाइंडनेस तो होगी नहीं, सबको कलर दिख रहे होंगे, कलर पता लग रहे होंगे। तो ये भी आंखों का काम है, ये भी आंखों का एक फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं दिस इज योर रेड कॉर्न, दिस इज योर ग्रीन कॉर्न एंड दिस इज योर ब्लू कॉर्न। अब रेड कॉर्न को कहा जाता है एल कॉर्न, ग्रीन कॉर्न को कहा जाता है एम कॉर्न, और ब्लू कॉर्न को कहा जाता है एस कॉर्न।
अब ये एल एम एस का मतलब क्या हो गया? एल का मतलब हो गया लॉन्ग, एम का मतलब हो गया मीडियम और एस का मतलब हो गया शॉर्ट। मतलब अगर की कोई वेवलेंथ आ रही है ना, कोई लाइट है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट्स को देखना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रेड सेल्स, रेड कौन सेल्स। तो यहाँ पर लिखा है मोस्ट सेंसिटिव टू लॉन्ग वेवलेंथ लाइट। अगर मान लीजिए कोई लाइट आपकी आंखों में आ रही है और वो जो लाइट है वो ज्यादा वेवलेंथ वाली है, ये लाइट मेरी आंखों में आ रही है और ये लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा वेवलेंथ है ना, बहुत ज्यादा है। तो किसकी मदद से देखूंगा? रेड कॉन्स की मदद से। तो ये रेड कॉन्स है ना, इसलिए इनको कहा जाता है एल कॉन, मतलब कि लॉन्ग कॉन। क्यों? क्योंकि ये जो है मोस्ट सेंसिटिव होते हैं लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट के लिए। फिर आता है आपका ग्रीन कॉन, इसको बोला जाता है एम कॉन। अगर कोई लाइट आ रही है और उसकी जो वेवलेंथ है वो मीडियम है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एम कॉन सेल्स। मैं एम कॉन सेल्स और ग्रीन कॉन सेल्स की मदद से मीडियम वेवलेंथ की लाइट को देखता हूं। और अगर वही मैं शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को देखना चाहता हूं, ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ जो है शॉर्ट है, तो मैं एस कॉन सेल की हेल्प लूंगा, मतलब कि ब्लू कॉन सेल की हेल्प लूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी कॉन सेल तीन तरह से होती है, रेड कॉन, ग्रीन कॉन, ब्लू कॉन। रेड कॉन को कहा जाता है एल कॉन, ग्रीन कॉन को कहा जाता है एम कॉन और ब्लू कॉन को कहा जाता है एस कॉन। एल का मतलब लॉन्ग, एम का मतलब मीडियम, एस का मतलब शॉर्ट। क्लियर? अब यहाँ पर प्रोटीन कौन सा मिलता है? अगर मैं बात करूं रेड कॉर्न की तो यहाँ पर प्रोटीन मिलता है एरिथ्रोप्सिन। अगर मैं बात करूं ग्रीन कलर की, ग्रीन कॉर्न की, तो यहाँ पर प्रोटीन मिलता है क्लोरोप्सिन। और अगर मैं बात करूं ब्लू कॉर्न की तो यहाँ पर प्रोटीन मिलता है साइनोप्सिन। मतलब कि जैसा आपने देखा था कि रोड सेल में कौन सा प्रोटीन मिलता है, रोड सेल में प्रोटीन मिलता है रोडोप्सिन। आप देख सकते हैं रोड सेल में कौन सा प्रोटीन मिलता है, रोडोप्सिन। वैसे ही जब मैं कौन सेल्स की बात करता हूं तो रेड कॉर्न, ग्रीन कॉर्न और ब्लू कॉर्न में अलग अलग पिगमेंट, अलग अलग प्रोटीन मिलते हैं। जैसे कि रेड कॉर्न में मिलता है एरिथ्रोप्सिन, ग्रीन कॉर्न में मिलता है क्लोरोप्सिन और ब्लू कॉर्न में मिलता है आपका साइनोप्सिन। ठीक है, चलिए। सर ये बात क्लियर हो गई कि रोड सेल्स और कौन सेल्स होती है। रोड सेल्स जो होती है डिम लाइट विजन के लिए होती है, नाइट विजन के लिए होती है। कौन सेल्स जो होती है आपकी कलरफुल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये दोनों बातें हमें क्लियर है। अब देखो, ये है रेटिनल और ये है ऑप्सिन। इन दोनों से दोस्ती कर लो। हेलो रेटिनल, हेलो ऑप्सिन, सब बढ़िया, सब बढ़िया। अब देखो ध्यान से सुनना, आपके जितने भी पिगमेंट थे, आइदर आपका एरिथ्रोप्सिन है, आइदर आपका क्लोरोप्सिन है, आइदर आपका साइनोप्सिन है, या फिर आपका रोडोप्सिन ही क्यों ना हो, रोड सेल्स का रोडोप्सिन या फिर रेड सेल का एरिथ्रोप्सिन, ग्रीन सेल का क्लोरोप्सिन और ब्लू सेल्स का साइनोप्सिन, ये जितने भी प्रोटीन है, ये जितने भी पिगमेंट है, साइनोप्सिन, क्लोरोप्सिन, एरिथ्रोप्सिन, रोडोप्सिन, ये सारे मिलकर बने होते हैं रेटिनल और ऑप्सिन से। किससे मिलकर बने होते हैं? रेटिनल और ऑप्सिन से मिलकर ये सारे पिगमेंट, सारे प्रोटीन बने होते हैं। क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि ये जो रेटिनल वाला पार्ट है ना, ये तो सारे पिगमेंट में सेम रहेगा, चाहे रोडोप्सिन हो, चाहे क्लोरोप्सिन हो, चाहे एरिथ्रोप्सिन हो, चाहे साइनोप्सिन हो, सारे पार्ट में रेटिनल वाला क्लियर रहता है, सेम रहता है। चेंज क्या होता है? चेंज होता है तो सिर्फ ऑप्सिन वाला, क्योंकि सब में ऑप्शन अलग अलग है। आप देख सकते हैं किसी में रोडोप्सिन है, किसी में क्लोरोप्सिन है, किसी में साइनोप्सिन है, तो सब में सिर्फ ऑप्शन अलग अलग है, बाकी सारा पार्ट सेम रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्सिन जो होता है प्रोटीन पार्ट होता है, ये डिफरेंट होता है सभी में, सारे पिगमेंट में। और जो सेम पार्ट होता है वो कौन सा होता है? रेटिनल वाला पार्ट जो है सेम होता है। अब हम बोलते हैं कि हमारी आंखों के लिए विटामिन ए जरूरी है। क्या बोलते हैं? हमारी आंखों के लिए विटामिन ए जरूरी है। क्यों बोलते हैं? ध्यान से सुनना, क्योंकि विटामिन ए का एक और नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। और ये रेटिनॉल फर्दर रिएक्शन करके रेटिनल बनाता है। क्या बनाता है? रेटिनल। अभी पहले वो क्या था? रेटिनॉल, मतलब उसमें क्या था? एल्कोहलिक ग्रुप था। अब वो क्या हो गया? रेटिनल, मतलब उसमें कौन सा ग्रुप आ गया? एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। तो जब भी हम विटामिन ए लेते हैं, विटामिन ए हमारी बॉडी में जाता है, मतलब कि रेटिनॉल हमारी बॉडी में जाता है, और हमारी बॉडी में जाने के बाद ये रेटिनॉल कन्वर्ट हो जाता है रेटिनल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेटिनल में। और मैंने आपको बोला कि चाहे कोई सा ही प्रोटीन हो, चाहे कोई सा ही पिगमेंट हो, रेटिनल तो उसमें होता ही होता है, और रेटिनल इसलिए जरूरी होता है। क्लियर? चलिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रेटिनल है ये विटामिन ए का ही डेरिवेटिव है, विटामिन ए से ही बना है। आप देख सकते हैं विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं और रेटिनॉल से ही रेटिनल बना है, तो हमने लिख दिया कि रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। क्लियर? चलिए, अब ये देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारी आंखों में जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है।
इधर तो डर का माहौल चल रहा है, लाइट ब्लिंक हो रही है हल्की, है ना। ये देखो, ये देखो। चलो इमेज बना लेते हैं इससे पहले कि लाइट हमें बना जाए। तो जैसे ही लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है ना, ये लाइट आ रही है। जैसे ही लाइट हमारी आंखों में आ रही है, ये लाइट आंखों में आई, तो लेंस क्या करेगा, लेंस उसे सीधा भेज देगा रेटिना के पास। देखो मैंने आपको बताया भी था डायग्राम में कि जैसे ही लाइट आती है, लेंस का काम होता है कि ये लेंस क्या करता है, फोकस कर देता है लाइट को रेटिना पे। लाइट जैसे ही आई, लेंस बोलेगा कि भैया आप रेटिना पे जाओ, और रेटिना पे आते ही रेटिना पे 3 लेयर देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले लाइट किसके पास आएगी, मल्टीपोलर न्यूरॉन के पास। फिर लाइट किसके पास आएगी, बायपोलर न्यूरॉन के पास। फिर लाइट किसके पास जाएगी, लाइट जाएगी आपके फोटो रिसेप्टर लेयर पे। तो सबसे पहले लाइट जाती है मल्टीपोलर न्यूरॉन, फिर जाती है बायपोलर न्यूरॉन, फिर फाइनली जाती है फोटो रिसेप्टर लेयर के पास। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। जैसे ही लाइट फोटो रिसेप्टर लेयर के पास आती है, फोटो रिसेप्टर लेयर में होते हैं कई तरह के प्रोटीन, जैसे कि रोडोप्सिन, एरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन, साइनोप्सिन। पर हमें ये पता है कि ये जितने भी प्रोटीन है, ये सब मिलकर किसके बने हैं, ये सब मिलकर बने हैं रेटिनल और ऑप्सिन के। तो लाइट आ रही है अल्टीमेटली रेटिनल और ऑप्सिन के पास। ठीक है, चाहे आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन था, चाहे आपका बायपोलर न्यूरॉन था, चाहे आपकी फोटोरिसेप्टर लेयर थी, उसके पास जितने भी प्रोटीन थे वो सारे प्रोटीन बने तो इन दोनों से मिलकर ही है। तो लाइट अल्टीमेटली इन दोनों के पास ही आ रही है। तो जैसे ही लाइट इन दोनों के पास आती है, ये रेटिनल और ऑप्सिन आपस में जो जुड़े हुए थे, लाइट आने की वजह से ये टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो जैसे ही ये रेटिनल और ऑप्सिन अलग होते हैं, ये ब्रेक होते हैं। ब्रेक क्यों होते हैं, क्योंकि लाइट आ रही है। तो यहां पर जैसे ही ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये रेटिनल और ऑप्सिन ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने के बाद इन पिगमेंट्स का, जो भी पिगमेंट थे ये एरिथ्रोप्सिन वगैरह है ना, रोडोप्सिन वगैरह, इनका ब्लीचिंग हो जाता है, इनका कलर उड़ जाता है। क्या हो जाता है, इनका ब्लीचिंग हो जाता है। जैसे ही इनका ब्लीचिंग होता है, आई रिपीट, लाइट आई, लाइट आने की वजह से क्या हुआ, रेटिनल और ऑप्सिन जो है टूट गए, क्योंकि लाइट यहां पर आके एब्जॉर्ब हुई तो रेटिनल ऑप्सिन अलग अलग हो गए। वैसे ही यहां पर ब्लीचिंग हो गया पिगमेंट का, क्योंकि सारे पिगमेंट बने रेटिनल ऑप्सिन के ही है। तो सबका क्या हो जाता है, ब्लीचिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लीचिंग हो जाता है। तो जैसे ही पिगमेंट का ब्लीचिंग होता है, हमारा ये जो बायपोलर न्यूरॉन है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है। अभी तक तो कहां चल रहा था, अंदर की लेयर में चल रहा था। लाइट आई, लाइट पहले मल्टीपोलर न्यूरॉन के पास गई, बायपोलर न्यूरॉन के पास गई, फिर आपकी फोटो रिसेप्टर लेयर के पास गई। अभी तक कुछ नहीं हुआ था। फिर देखा फोटो रिसेप्टर लेयर में हमें दो चीज देखने को मिलते हैं, रेटिनल और ऑप्सिन। जैसे ही लाइट इसके पास आई, ये दोनों टूट गए और रेटिनल जो है ब्लीच हो गया, मतलब कि यहाँ पे जो कलर जो है उड़ गया, ब्लीचिंग ऑफ द पिगमेंट हो गया। जैसे ही ये हुआ, ये सब कहाँ पे हो रहा है, फोटो रिसेप्टर लेयर के अंदर। अब यहाँ से एकदम सिग्नल जनरेट होता है, और ये सिग्नल जो है बायपोलर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ लाइट की वजह से, और ये सिग्नल किसको एक्टिवेट कर देता है, बायपोलर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही बायपोलर न्यूरॉन एक्टिवेट होता है, ये बायपोलर न्यूरॉन जो है मल्टीपोलर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, कैसे, ये बायपोलर न्यूरॉन जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है मल्टीपोलर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देते हैं। क्लियर हुआ। तो मतलब लाइट का आने वाला पाथवे तो ये है, मल्टीपोलर, बायपोलर, फोटो रिसेप्टर लेयर। पर एक्टिवेट होने का पाथवे क्या है, फोटो रिसेप्टर लेयर, बायपोलर लेयर और मल्टीपोलर लेयर। इस तरह से एक्टिवेट हो रहा है, इस तरह से लाइट आ रही है, लाइट इस तरह से आ रही है, और एक्टिवेशन इस तरह से चल रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जैसे ही एक्टिवेशन होता है, आप देख सकते हैं बायपोलर न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ, वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है, मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है एक्टिवेट हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या लिखा है, व्हेन मल्टीपोलर न्यूरॉन एक्टिवेटेड दे कैरी द सिग्नल वाया एक्सोन। अब देखो, मल्टीपोलर न्यूरॉन एक्टिवेट हो गए, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट है, ये इसका एक्सोन है। तो जैसे ही यहाँ पर सिग्नल आया, न्यूरोट्रांसमीटर आके जुड़ा, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है एक्टिवेट हुआ, और इसके एक्सोन में सिग्नल ट्रांसमिट होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर ये जो सिग्नल है, ये एक्सोन से आगे बढ़ रहा है, लाइट वाला सिग्नल एक्सोन से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन मल्टीपोलर न्यूरॉन एक्टिवेटेड दे कैरी द सिग्नल वाया एक्सोन। और ऐसे ही एक्सोन मिलाते मिलाते, ऐसे ही एक्सोन मिलाते मिलाते, बंडल ऑफ एक्सोन को कहते हैं नर्व। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो बंडल ऑफ एक्सोन होता है, उसको क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। तो हमने देखा मल्टीपोलर न्यूरॉन जैसे ही एक्टिवेट हुआ, वहां पर सिग्नल आया, और सिग्नल कहां से जाएगा, एक्सोन में जाएगा, और एक्सोन से सिग्नल जा रहा है, और ऐसे ही एक्सोन जुड़ते जुड़ते बंडल ऑफ एक्सोन बनते हैं, और उन्हें हम कहते हैं नर्व। तो ये नर्व जो होती है, वो होती है ऑप्टिक नर्व। कौन सी नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व। और जब हमने आपको क्रेनियल नर्व्स पढ़ाई थी, तो सेकंड नंबर की जो नर्व होती है, क्रेनियल नर्व, उसे ही कहा जाता है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, और ये जो ऑप्टिक नर्व होती है, ये निकलती कहां से, सेरिब्रम से निकलती है। ठीक है,
तो हमने देखा जैसे ही मल्टीपोलर न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ वहां से सिग्नल कैरी हुए, सिग्नल एक्सोन में कैरी हुए और एक्सोन मिलते गए मिलते गए मिलते गए और बंडल ऑफ एक्सोन, अगर एक साथ बहुत सारे एक्सोन हो गए तो उसको मैंने नर्व बोल दिया। और नर्व यहाँ पर कौन सी है? ऑप्टिक नर्व होती है, जो कि सेकंड नंबर की नर्व होती है, क्रेनियल नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व जो है सिग्नल लेके जाती है ब्रेन तक। कहाँ तक लेके जाती है? ब्रेन तक। अब ये ऑप्टिक नर्व जहां से निकलेगी, चलो मैं इमेज दिखाता हूं आपको। देखो यहां से ऑप्टिक नर्व निकलने की तैयारी करो भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखा रखी है, दिस इज ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व यहाँ से सिग्नल लेके जा रही है, ये सिग्नल लेके यहाँ से जा रही है ब्रेन के पास। किसके पास जा रही है? ब्रेन के पास। तो ये बात ध्यान रखना कि जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है उसी को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहा जाता है? ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट ऐसा स्पॉट होता है जहां पर रोड सेल और कोन सेल पूरी तरह से एब्सेंट होती है। तो हमेशा ध्यान रखना ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ऑप्टिक नर्व जो सिग्नल लेके जा रही है ब्रेन तक, वो कहां से निकलेगी? ब्लाइंड स्पॉट से निकलेगी। और ब्लाइंड स्पॉट ऐसा स्पॉट होता है जहां पर रोड सेल्स और कोन सेल्स पूरी तरह से एब्सेंट होती है। और इसी ब्लाइंड स्पॉट को एक और नाम से जाना जाता है, वो बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। सो ऑप्टिक डिस्क इज ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। एक ऐसी जगह जहां से ऑप्टिक नर्व निकल रही है और यहाँ पर रोड सेल्स और कोन सेल्स पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ एक बात और आप देख सकते हैं, यहां से जो है ऑप्टिक नर्व निकल रही है और ब्रेन तक जा रही है और यहां से ब्लड सप्लाई एंटर हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखना ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी जगह है जहां से ऑप्टिक नर्व तो निकल रही है और ब्लड सप्लाई की एंट्री हो रही है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर यही मैंने बता रखा है कि ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट होता है जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है। द एरिया वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट या फिर ऑप्टिक डिस्क, जहां पर रोड्स और कौन सेल एब्सेंट होती है और यहाँ से ब्लड वेसल की एंट्री भी होती है। ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये ऑप्टिक नर्व कहाँ ले जाएगी? ब्रेन तक ले जाएगी और ब्रेन में जो है इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। मुझे पता है कि काफ़ी डिटेल हो गया। सबसे पहले हमने क्या देखा? आंख देखी, है ना। एक बार रिवाइज करा देता हूँ, खत्म करते हैं फिर लेक्चर को। हमने क्या देखा कि हमारी आंख जो होती है ऑर्बिट में होती है। हमारी आंख जो होती है स्फेरिकल होती है, जिसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये आंख जो है लाइट को हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है और वो करता कौन है? रेटिना करता है। फिर हमने देखा कि आंखों की 3 लेयर होती है ना। फाइब्रस, वेस्कुलर और न्यूरल। फाइब्रस आउटर होती है, वेस्कुलर मिडल होती है, न्यूरल इनर होती है। फिर हमने देखा कि इनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। फाइब्रस में कॉर्निया और स्क्लेरा होता है, वेस्कुलर में आइरिस, सिलेरी बॉडी, कोरोइड होता है, न्यूरल में आपका मैक्यूला, फोविया, ऑप्टिक डिस्क और रेटिना होता है। फिर हमने देखा आई का स्ट्रक्चर बहुत ही डिटेल में। फिर उसके बाद हमने रेटिना का स्ट्रक्चर बहुत ही डिटेल में देखा कि रेटिना में 3 लेयर होती है, कैसे कैसे सारे एक्टिवेशन होते हैं, कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे सिग्नल आगे बढ़ते हैं। हमने सब कुछ देखा। रोड सेल क्या होती है, कौन सेल क्या होती है, कौन सेल कितने तरह की होती है, कितने तरह के फोटोपिगमेंट देखने को मिलते हैं, सब कुछ। अब देखो आंख से रिलेटेड डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है आपका रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब कि यहाँ पर आपकी जो है आई जो है सही से फोकस नहीं कर पा रही। द आई डजंट फोकस द लाइट करेक्टली। आंख जो है लाइट को सही से फोकस नहीं कर पा रही, उसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव एरर। कौन सा एरर? रिफ्रैक्टिव एरर। तो डिसऑर्डर ऑफ आई में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव एरर। सबसे पहला है मायोपिया। क्या है? मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइडनेस, मतलब कि पास का तो सही दिखता है पर दूर का सही नहीं दिख सकता। दूर का सही नहीं दिखता, पास का तो सही दिखता है। तो मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइडनेस, मतलब कि पास का तो सही दिख रहा है। मायोपिया में पास का तो सही दिख रहा है पर दूर का, फार का सही नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसको कैसे सही करोगे आप? कॉनकेव लेंस लगा के। आप यहाँ पर कॉनकेव लेंस लगा के इसको सही कर सकते हो। फिर एक होता है हाइपरोपिया या फिर आप इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसको बोलते हैं फार साइडनेस, मतलब यहाँ पर दूर का तो सही दिखता है, पास का सही नहीं दिखता। तो एक में तो क्या होता है मायोपिया में? मायोपिया को बोलते हैं नियर साइडनेस, मतलब पास का सही दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फार साइडनेस, मतलब दूर का सही दिखता है। ठीक है, और पास का सही नहीं दिखता। तो जिसको पास का सही नहीं दिखता उसका लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। उसको कौन सा लेंस लगाया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। फिर होता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? इरेगुलर कॉर्निया की शेप की वजह से ब्लड विजन होना। कॉर्निया का जो शेप है, कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट है, जो आइरिस के ऊपर होता है, जो एवेस्कुलर होता है, उसका इरेगुलर शेप होने की वजह से कॉर्निया का शेप कैसा होता है? डोम शेप। पर डोम शेप ना होकर उसका कोई इरेगुलर शेप हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, जहां पर ब्लड इमेज बनती है, ब्लड विजन आता है, धुंधला धुंधला दिखता है। फिर आता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया का मतलब है कि मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया दोनों साथ में हो जाए,
मतलब कि पास का भी सही नहीं दिख रहा, दूर का भी सही नहीं दिख रहा, अगर ये दोनों एक साथ हो जाए तो इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। ये एड्स रिलेटेड डिसऑर्डर है, बूढ़ों में ज्यादातर देखने को मिलती है और इसको सही करने के लिए लेंस लगाया जाता है जिसको बोलते हैं बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस, जहां पर ऊपर की तरफ तो कॉनकेव लेंस होता है और नीचे की तरफ कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो हमने देखा मायोपिया नियर साइडनेस, मतलब पास का सही दिखता है, दूर का सही नहीं दिखता। फिर हाइपरमेट्रोपिया फार साइडनेस, दूर का सही दिखता है, पास का सही नहीं दिखता। फिर एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें कॉर्निया का शेप ही बिगड़ गया, इरेगुलर हो गया। फिर प्रेस बायोपिया, जिसमें दोनों हो गया, मायोपिया भी हो गया, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया, जो कि एज रिलेटेड है। इसमें बायफोकल लेंस यूज करते हैं जिसमें कॉनकेव ऊपर होता है, कॉन्वेक्स नीचे होता है। मायोपिया को सही करने के लिए कॉनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करा जाता है। ये सारे डिसऑर्डर किस में देखे? रिफ्रैक्टिव एरर में। फिर सेकंड है आपका आई इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। तो देखो आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंखों में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, या कोई पैथोजन जो कि हमें नुकसान पहुंचाए उसकी वजह से। जैसे सबसे पहला है कंजक्टिवाइटिस। अब यहाँ पर आइटिस आ रहा है, तो जहां पे भी कहीं में लास्ट में आइटिस हो जाए ना, इसका मतलब है इन्फ्लामेशन। क्या होता है? इन्फ्लामेशन। तो कहीं भी किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में आइटिस आ रहा है मतलब उसका हो गया इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन हो गया। आपको पता है ना कि ये जो है लुब्रिकेशन का काम करती थी, म्यूकस रिलीज करती थी, है ना? तो इसका इन्फ्लामेशन होना इसे बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। पिंक आई हो जाती है। फिर होता है केरेटाइटिस, मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो क्या बोलते हैं? केरेटाइटिस। कंजक्टिवा में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो कंजक्टिवाइटिस। फिर एक होता है यूवेआइटिस। मैंने आपको बोला था ना, आपका जो यहाँ पर मिडिल लेयर था, ये देखो, जो मिडिल लेयर था, मिडिल लेयर को क्या बोलते थे? यूवीईए। और इसमें इन्फ्लामेशन हो गया, मिडिल लेयर में इन्फ्लामेशन हो गया, इसलिए उसका नाम रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, UVEITIS। ये आइटिस लग गया मतलब इन्फ्लामेशन हो गया। तो मिडिल लेयर में इन्फ्लामेशन हो गया आंखों की, तो वो हो गया यूवेआइटिस। ठीक है, तो ये आई के इन्फेक्शन हो गए। फिर नेक्स्ट और डिसऑर्डर देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल डिसऑर्डर। मतलब कि कैटेरेक्ट खराब हो गया, मान लो आपकी आंखों की स्ट्रक्चर में कैटेरेक्ट खराब हो गया, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, क्लाउडी इमेज बन रही है। फिर उसके बाद ग्लूकोमा हो गया। ग्लूकोमा क्या होता है? इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने की वजह से। जैसे मान लीजिए मेरी आंख है, आंख में क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमर होता है, उन सबका फ्लूइड जो है मेंटेन रहता है, ना वो ज्यादा होता है ना वो कम होता है। मेरी आंखों में जो एक्वस ह्यूमर है, जो विट्रस ह्यूमर है, उनका फ्लूइड मेंटेन रहता है। अगर वो बढ़ जाता है ना गलती से, तो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब कि आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और इस इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर के बढ़ने की वजह से मेरी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। वही ऑप्टिक नर्व जो सिग्नल ले जाने वाली होती है ब्रेन तक, वही डैमेज हो जाती है। तो ध्यान रखना, आईओसी बढ़ने की वजह से, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने की वजह से, इंट्रा ऑक्यूलर और प्रेशर का पी है ना, आईओसी इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, उसको कहते हैं ग्लूकोमा। कब होता है ये? ग्लूकोमा के केस में ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट है आपका मैक्यूलर डीजनरेशन। जो आपका मैक्यूला होता है ना, वो डिजनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सेंट्रल विजन लॉस हो जाता है। तो ये आपके मैकेनिकल डिसऑर्डर, मतलब कि कैटेरेक्ट खराब हो गया, ग्लूकोमा हो गया, मैक्यूलर डिजनरेशन हो गया। फिर होता है सिस्टमिक डिजीज रिलेटेड आई डिसऑर्डर। मतलब आपको कोई बीमारी हो रही है, जैसे मान लीजिए डायबिटीज हो रहा है, तो डायबिटीज अगर किसी पेशेंट को है और वो डायबिटीज बहुत ही सीवियर हो चुका है, तो उस कंडीशन में हो जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब कि डैमेज टू रेटिनल ब्लड वेसल फ्रॉम डायबिटीज। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी मतलब किसी बंदे का अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उस बंदे में हो जाता है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, रेटिना खराब हो जाता है। तो डायबिटीज होने की वजह से भी रेटिना में ब्लड सप्लाई की दिक्कत आ रही है, और आपके हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होने की वजह से भी रेटिना खराब हो रहा है। मतलब कि हम देख रहे हैं कि दूसरी बीमारियों की वजह से, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा है, मतलब कि हाइपरटेंशन है, तो दूसरी बीमारियों की वजह से हमारी आंख खराब हो रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टमिक डिजीज रिलेटेड आई डिसऑर्डर। मतलब कि डिजीज से आंखों में क्या क्या दिक्कत हो सकती है? तो डायबिटीज से हो सकता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंशन से हो सकता है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, और थायराइड में अगर प्रॉब्लम है तो भी आपकी आंखें खराब हो सकती है। ग्रेव्स डिजीज हो सकता है, मतलब कि अगर मान लीजिए थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? आपकी आंखें जो है बाहर आने की तैयार होती है, मतलब कि बल्जिंग आइज, प्रोट्रूड फ्रॉम आई सॉकेट। ये जो आपका आई सॉकेट है, जिसको हमने बोला ऑर्बिट, स्कल का जो ऑर्बिट है ना, इससे आंखें बाहर, ज्यादा बाहर दिखने लगती है।
ये जो कंडीशन है ये क्या है, थायराइड आई डिजीज। तो हमने देखा थायराइड आई डिजीज, हाइपरटेंसिव, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैकुलर डिजनरेशन, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, यूवेइटिस, केरेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस और मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, ये सारे डिसऑर्डर ऑफ आई हो गए। अब फंक्शन की बात करूं तो आंखों का काम है देखना। तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है देखना, विजन, फिर कलर को परसेप्शन करना, कलर का पता लगाना, फिर एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन, है ना। ये जो आई एक्सप्रेशन भी हम देते हैं, है ना, वो सारे। फिर मोशन डिटेक्शन, कोई मूवमेंट है तो हमें पता लग जाता है, कोई स्टैटिक है तो हमें पता लगता है। तो मोशन का डिटेक्शन करना, कलर का डिटेक्शन करना, किसी को देखना। देखो आई के क्या क्या काम है, जेन्युइन काम बता रहा हूं। किसी को देखना, मोशन का डिटेक्शन करना, कलर का पता लगाना, साथ ही साथ एक्सप्रेशन देना, कम्युनिकेशन करना। आंखों के सारे हम कर लेते हैं ना, बंक कर लें क्या, कर लेते हैं, बंक कर लेते हैं, है ना, ऐसे। फिर एक होता है सबसे मेन, वो होता है रेगुलेशन ऑफ सर्काडियन रिद्म। सर्काडियन रिद्म का मतलब होता है आपका एक तरह से स्लीप वेक साइकिल आप बोल सकते हैं। जैसे अगर रोशनी है तो मुझे पता लग रहा है कि हाँ दिन का माहौल है, रोशनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर रोशनी बंद हो जाती है तो मुझे पता लगता है कि भाई अंधेरा हो चुका है, अब सोने का टाइम हो चुका है। तो सर्काडियन रिद्म को भी कौन कंट्रोल करेगा, आपका आई ही कंट्रोल करता है एक तरह से। क्योंकि जब आप देखोगे तब आपकी आंखों में लाइट जाती है, और लाइट जाती है तब आपको पता लगता है कि अच्छा ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा। सुबह हो रही है तो उजाला है, रात हो रही है तो अंधेरा है, अंधेरा है मतलब आपको सोना है। तो ये आपकी जो बॉडी की 24/7 की जो साइकिल है, सर्काडियन रिद्म है, इसको भी आंखों के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि आंखों में लाइट आती है। तो आज के लेक्चर में हमने काफी डिटेल स्टडी करी, जहां पर हमने देखा आई का स्ट्रक्चर, आई के फंक्शन, रेटिना को डिटेल स्टडी करी, आई की लेयर्स को डिटेल स्टडी करी, आई के डिसऑर्डर को डिटेल स्टडी करी। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पे। तो सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।